राजस्थान का सुदूर इलाका है बीकानेर। कभी बीकाणों के नाम से फेमस था। वहाँ की एक शख्सियत डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत आज हमारे साथ हैं। उनसे बीकानेर से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर रूबरू होंगे, साथ ही रूबरू होंगे उनकी छात्र जीवन की राजनीति और मौजूदा स्थिति पर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत हैं। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी जी के विषय पर पीएचडी की है और आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक लंबा अनुभव है, तो तमाम पहलुओं पर रूबरू होंगे डॉक्टर शेखावत से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे स्टूडियो में। अपन बीकानेर से बात शुरू करते हैं, जहां आप फिलहाल राजनीतिक जीवन में हैं। एक छात्र नेता के तौर पे आपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का जो बनाने के लिए जो आपने एक अनशन किया था और उसके बाद यूनिवर्सिटी मुकम्मल लाई। आपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो अनशन किया था, उसके बाद में राज्य सरकार बिल लेके आई, एक समझौता हुआ था। उसके बाद में आपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जो शुरुआत है कि एक छात्र नेता के तौर पे लोग सीधे ही ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में छोटे मोटे पद मिल जाएं और उसके बाद में सीधा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। तो ये 10 साल का जो लंबा इंतजार हुआ है, अब आप भारतीय जनता पार्टी से ट्राई कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? प्रदीप जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, बात करने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया। विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति करते हुए जो लोग भी, जिन लोगों से हमने सीखा, उन्होंने सदैव इस बात को सिखाया कि राजनीतिक मुद्दों पे की जानी चाहिए जी। आपके पास कोई विजन होना चाहिए, आपके पास एक कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे समाज में क्या बदलाव आ सकता है, क्या सकारात्मक परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो विद्यार्थी काल में बीकानेर में छात्र राजनीति करते हुए बीकानेर में विश्वविद्यालय की डिमांड एक बड़ी डिमांड थी। जब बीकानेर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था तो उस समय कुछ शर्तें तय की गई थी। उसमें यह तय हुआ था कि बीकानेर राजस्थान की शैक्षिक राजधानी के रूप में स्थापित रहेगी। इसी कारण वहाँ जो स्कूली एजुकेशन का डायरेक्टर ऑफिस है वो वहाँ स्थापित है। और 1971 में बीकानेर में विश्वविद्यालय की डिमांड शुरू हुई। जब राजस्थान में केवल एक यूनिवर्सिटी होती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उस समय से डिमांड शुरू हुई। तत्कालिक स्टूडेंट लीडर ने बड़ा मूवमेंट खड़ा वो किया। 90 दिन तक पूरा डिवीजन बंद रहा और ये आंदोलन चलता रहा। कई बार बंद हो गया, रुका, 96 में फिर हुआ। और जब हम लोग कॉलेज पॉलिटिक्स में थे, कॉलेज में थे, डूंगर कॉलेज में, तब हमने फिर इसको एक संभाग स्तर पे इस मूवमेंट को लीड किया जी। कारण ये था कि उस समय तक अजमेर की यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और 71 में जब मूवमेंट हुआ, उस समय समझौता हुआ तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान साहब के साथ। उसमें तय हुआ कि राजस्थान में जब भी दूसरी यूनिवर्सिटी बनेगी तो वो बीकानेर में बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर तत्कालिक अलग अलग छात्र नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। आखिरी चरण का जो मूवमेंट हुआ वो फिर हम लोगों ने उसको लीड किया। पूरे डिवीजन के छात्र नेताओं के सम्मेलन बुलाए और फाइनली हंगर स्ट्राइक हुई 5-6 दिन की। उसमें मेरे साथ कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे, बीकानेर बंद रहा। और तत्कालिक मंत्री बीडी कल्ला जी, हमारे जो लोकल मंत्री हैं, और राधेश्याम गंगानगर उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, बीकानेर के प्रभारी थे, वो आए और हमारे साथ समझौता हुआ। एक लिखित समझौते में वो आंदोलन ब्रेक हुआ और उसके बाद में बीकानेर में विश्वविद्यालय बना। तो निश्चित रूप से एक लंबी लड़ाई थी और चूंकि मुद्दों पे लड़ना, मुद्दों पे राजनीति करना, इस तरह की प्रेरणा जिनसे हमने राजनीति सीखी उनसे मिली थी, तो उसमें एक बड़ी सफलता हम लोगों ने। सर, उस समय हम जब नाम देखते थे कि ये छात्र नेता, आपके स्पीचेस आते थे, तो उस समय आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे, जैसा हम लोग देखते थे अपनी जर्नलिज्म के दौरान। फिर आप ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया कि एक विचार बदल गया आपका? बिल्कुल। दरअसल क्या है कि एक सतत प्रक्रिया होती है आदमी विचार निर्माण की जी। तो जब ईडब्ल्यूएस का मूवमेंट शुरू हुआ, उससे पहले मैंने कुछ रिजर्वेशन पे कुछ काम किया। और एक सामान्य धारणा जिस तरह की होती है, मैं सामान्य वर्ग से आता था, तो एक धारणा हो जाती है, साहब सर रिजर्वेशन ने सब कुछ खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो थॉट प्रोसेस मेरा भी था। पर जब मैंने रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा, रिजर्वेशन किस कारण से लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थिति रही, फिर मैंने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट्स को पढ़ी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ी, सिनो कमीशन की रिपोर्ट्स को पढ़ी, और इस दौरान जो भी पिछले 50-60 साल में रिजर्वेशन पे काम हुआ उन सब चीज़ों को पढ़ा। उसके पढ़ने के बाद में मैं आरक्षण विरोधी से आरक्षण समर्थक हो गया। और मैं इस बात
पे आज भी मेरा स्टैंड बहुत क्लियर हो गया है कि समाज का एक बड़ा तबका जो विभिन्न कारणों से मुख्य धारा से हट गया, दूर रह गया, पिछड़ा रह गया, उसको साथ लाने की आवश्यकता है। तो दो तरह के बड़े कारण रहे। एक कारण तो जो अनटचेबिलिटी थी, एक बड़े तबके को हमारे यहाँ 500-700 साल, 1000 साल तक उसको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया गया। और दूसरा फिर सामाजिक और पिछड़ेपन भी कारण रहे। इनके साथ साथ ही एक बड़ा तबका, जब मैं ये सब चीजें स्टडी कर रहा था तो ये ध्यान में आया कि जो जिसको आप तथाकथित अपर क्लास कहते हो, जिसको अनरिजर्व्ड क्लास कहते हो, उस क्लास में भी एक बड़ा तबका एक तरह से आप कहे तो दलित तबके में परिवर्तित हो चुका है। और समाज में एक जो बड़ी खाई खड़ी हो गई आरक्षण समर्थकों के और आरक्षण विरोधियों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि भी आर्थिक पिछड़ेपन को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कोई पिछड़ेपन का कारण नहीं माना गया है, जबकि गरीबी एक बड़ा कारण है। एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, ब्राह्मण, ठाकर, अनरिजर्व्ड क्लास का जो भी आदमी है, उसके बच्चे को आप उस बच्चे के साथ खड़ा कर रहे हो जिसके पिताजी IAS हैं, जिसके पिताजी चीफ सेक्रेटरी हैं, तो ये कैसे खाई को इसको पाटा जा सकता है? तो इन सब चीजों को देखते हो, उस समय जब हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, उस दौरान राजस्थान में बड़े स्तर पे जातीय आंदोलन हो रहे थे OBC में रिजर्वेशन के लिए। मैंने और मेरे जो साथियों ने, जिन सब लोगों को आप जानते हैं, लगभग सब लोगों ने जब इस बात पे कुछ स्टडी की तो हमें ये बात इस निष्कर्ष पे आया कि भाई राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, इनको आप OBC में तो कैसे डालोगे? फिर तो OBC का मूल भाव ही खत्म हो जाएगा। तो नहीं है तो फिर इस क्लास का जो गरीब आदमी है उसको कैसे रिजर्वेशन मिले? तो राजस्थान में वसुंधरा सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में इस तरह के बिल आ गए थे पहले, लेकिन वो बिल चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था नहीं, इसलिए वो सब वहीं फेल हो जाते थे, हाईकोर्ट में अटक जाते हैं, उस पर कोई कानून नहीं। कभी राज्यपाल ने रोक के रख लिया, SK सिंह ने, उसके बाद। तो एक बात तो हमने बहुत स्टैंड लेके कहा कि ये OBC में रिजर्वेशन संभव नहीं है। तो और बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि EWS तो किसी तरह से लागू हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो असंभव चीज है। और जब हमने लड़ाई शुरू की, हम भी इसको असंभव लड़ाई मान के चल रहे थे कि संविधान संशोधन एक बहुत बड़ी स्थिति थी। हमें भी नहीं लगता था कि संविधान संशोधन हो पाएगा, लेकिन चूंकि मुद्दा जायज था, बात जायज थी, और जायज बात के लिए लड़ना हम सब लोगों के खून में है, तो इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की, पूरे राजस्थान में जन जागरण किया, माहौल बनाया। पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह जी से मिले, उन्होंने इस इशू को रेज किया। तत्कालिक जो मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत जी, उनसे मिले, राजनाथ जी से मिले, और सब लोगों ने हमारी बात को समझा। और हम फैक्ट्स लेके गए, राजस्थान भर के फैक्ट्स लेके गए कि इस क्लास का मतलब जो हमारी सरकारी नौकरियां, छोटी नौकरियां, उनमें रिप्रेजेंटेशन कितना रह गया है। तो 3%, 4% के लगभग रिप्रेजेंटेशन रह गया। तो ये बात उनको समझाई, और मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात को कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के दर्द को समझा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लेके आए, आर्थिक पिछड़ेपन को रिजर्वेशन का आधार मानने का, मैं मानता हूं कि भारत के जो 60-70 सालों का राजनीतिक इतिहास में इसमें एक बड़ा परिवर्तन था। और एक बड़ा क्लास जो आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच में एक बड़ी खाई थी, उसको पाटने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया। और आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि आज भी SC क्लास में, OBC क्लास में एक बहुत बड़ा तबका समाज की मुख्य धारा से अभी भी वंचित है। उस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है, जितनी जरूरत EWS वर्ग पे काम। सर, आपको नहीं लगता कि केंद्र का जो EWS है उसमें और राज्य के EWS में एक बड़ा अंतर है? अशोक गहलोत सरकार ने बहुत आसान कर दिया है राजस्थान में, चाहे प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे कुछ शर्तें हों। केंद्र में अभी तक कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि केंद्र भी वो सरलीकरण लागू करें, मसलन जमीनों का इशू है वगैरह। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। मोदी जी का आभार तो इसलिए कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया इसके लिए। जी बिल्कुल, बिना इसके पॉसिबल नहीं था। और EWS एक वर्ग बना, ये उसके बिना संभव ही नहीं था। जब तक पार्लियामेंट में बिल नहीं आता तब तक कोई राज्य सरकार इसमें क्या संशोधन कर देते, आप क्या सरलीकृत कर देते। सरकार ने मूल मंशा को समझा, गरीब की पीड़ा को समझा, तकलीफ को समझा, और वो जो ठेठ गांव ढाणी में बैठा हुआ गरीब आदमी है, भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, छोटी काश्त करने वाला, उसके बच्चे को भी बराबरी के पे हक पिलाने के लिए उसको कोटा दिया।
अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के संदर्भ में कुछ परिवर्तन किए। देखिए केंद्र सरकार ने जो कुछ भी उसकी कैटेगरी बनाई है वो पूरे देश भर का एक नजरिए से बनाई है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पंजाब का 2 बीघा का काश्तकार और राजस्थान का 50 बीघा 100 बीघा का काश्तकार, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। निश्चित रूप से इस लड़ाई पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं कि वहां भी परिवर्तन हो, क्योंकि ये संवर्ती सूची का विषय है तो राज्यों को उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट करने चाहिए, दूसरों को भी, केंद्र को भी करना ही चाहिए। उसके उस स्तर पे भी प्रयास जारी है और मुझे लगता है कि जन भावनाओं को समझते हुए आप जैसा बता रहे हैं सर, SC ST जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो कई जातियां इंटर कास्टिज्म के शिकार हैं, जैसे अनटचेबिलिटी। कई हायर जातियां अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के साथ करती हैं, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी कई ऐसी जातियां हैं जो अनटचेबिलिटी अपने ही वर्ग में कर रही हैं। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्रिविलेजेस ले लिए, तो क्या क्रिमिलेयर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए इसके अंदर भी? देखिए निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं कि SC और ST इस तबके में भी एक बड़ा वर्ग आज भी बहुत बुरी स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। बिल्कुल। और जो राइट्स पिछले 60-70 साल में उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए हैं। और इस रिजर्वेशन का लाभ लेके एक क्लास पूरी तरह से एलीट क्लास हो चुकी है, एक नया फूडल तबका निकल के आ चुका है और उन दोनों तबकों के बीच में भी खाई बहुत बढ़ चुकी है जी। तो निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थक हूं कि जिन लोगों को अभी तक कुछ हक नहीं मिला है उनके बारे में जो भी आवश्यक सुधार हैं, इस पे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जातिगत आधारित जनगणना की मांग इसीलिए है कि वर्गों को किस तरह का रिप्रेजेंटेशन। जाति का विषय नहीं मानता मैं, इसको वर्ग का विषय मानता हूँ जी। और जो वंचित तबका है उसको हक कैसे मिले? नहीं, जैसे ST में डिमांड कर रहे हैं सर कि भील जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें अदर जो ST के लोग हैं उनके जितना रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में नहीं मिल पा रहा। आपकी बात ही को कह रहा हूँ जी कि जब तक ये वॉइस उस क्लास में से निकल के नहीं आएगी जी, जब तक SC का एक बड़ा तबका ये बात नहीं कहेगा कि साहब जिनको रिजर्वेशन मिल गया आप उनके बारे में सोचिए, जो जिनको नहीं मिला है उसका कुछ कोटा बढ़ाइए, या क्लास में भी सब क्लास जैसे बहुत सारी जाति जैसे वाल्मीकि है उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, रेगर का रिप्रेजेंटेशन कम है, मोची का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो बहुत सारी जातियां ऐसे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन 0 है या बहुत कम है। सर कुछ जातियां मैं आपको गिनाना चाहूंगा, भोपा एक जाति है, पाउआ एक जाति है। तो ये ऐसी जातियां जो कि पाउआ को तो ये पूछते हैं क्या करते हैं, जो पहले रियासत काल में सारंगी बजाने का काम था उनका। सारंगी सबसे क्लिष्ट तंतु वाद्य है और उसकी विधा थी, बाद में ये काम उनका आज भीख मांगने पे सिमट के रह गया है। जालोर सिरोही जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ करीब 10,000 के आसपास आबादी है इनकी। पूछते हैं क्या करते हैं पाउआ, तो वो कहते हैं भीख मांगते हैं। तो वो जाति भी अब जनरल में है। और मुझे याद है 2012-13 में पहला लड़का जिसने 10वीं पास की थी, जितेंद्र कुमार उसका नाम था। तो क्या ऐसी जातियों को शेड्यूल या किसी अन्य श्रेणी में नहीं डाला जाना चाहिए? देखिए इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि हर 10 साल बाद में आप रिव्यू कीजिए जी। जो जातियां सक्षम हो गई उनको बाहर कीजिए, जो जिनको जोड़ने की आवश्यकता है उनको जोड़िए। लेकिन क्या है कि रिजर्वेशन को पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण हो गया है, तो इस पे सरकारों का कोई फोकस रहता नहीं। ये बाकायदा इस पे काम होना चाहिए। और ऐसी जो वंचित जाति है, मुझे जानकारी नहीं थी जैसे आपने बताया कि भोपा जनरल क्लास में, मुझे लगता है कालबेलिया जो जाति है वो आज भी OBC में है, जबकि उनकी स्थिति तो ऐसी से खराब है। तो एक जो नया वर्ग बना है घुमंतु, अर्ध घुमंतु, इस तरह का, तो इन सब जातियों पे निश्चित रूप से काम होना चाहिए। बड़ी एक आपकी आबादी अभी भी मेन स्ट्रीम से बाहर है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत सख्त आवश्यकता है, नहीं तो ये समाज में खाई और चौड़ी होती जाएगी और समाज टूटने की कगार पे आ जाएगा। सर 1971 में दुनिया में एक नया देश आया था, बांग्लादेश। वहाँ के जो प्रशासन मतलब पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान, उनके समय में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अपने जोधपुर के ही बड़े संविधान शिल्पी रहे हैं जो लक्ष्मीमल सिंघवी जिनका नाम है, उस संविधान में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। 30% रिजर्वेशन उनको दिया गया जो मुक्ति वाहिनी में लड़े थे, उनके बच्चों को शहीद हुए। और अब बांग्लादेश ने रिजर्वेशन कंप्लीट खत्म कर दिया है, वो देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। तो क्या भारत में इसको कुछ अमेंडमेंट या रिव्यू या इसको उस स्तर तक ले जाना चाहिए? प्रदीप जी, वहाँ का जो रिजर्वेशन था वो एक फ्रीडम मूवमेंट लड़ने वाले लोगों को दिया गया था। इस्लाम में जाति की व्यवस्था नहीं है, इस्लाम में सब जातियों को बराबरी का दर्जा है, अनटचेबिलिटी नहीं है। हिंदुस्तान में जो हमारा
जो सामाजिक ढांचा है उसमें हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था रही, जाति व्यवस्था रही, अनटचेबिलिटी रही, कामगार वर्ग रहा। तो एक हमारे यहाँ की स्थिति में और बांग्लादेश की स्थिति इस्लाम में तो है सर अनटचेबिलिटी, तो अभी ओवैसी ने खुद ने कहा है कि अनटचेबिलिटी की स्थिति है, वो लोग भी ओबीसी में एससी में लेने की मांग कर रहे हैं, वो तो आर्टिकल 341 342 ये उनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जी। इस्लाम में किसी तरह का, इस्लाम सब चीजों को बराबरी से देखता है, उनके यहाँ कोई वर्ण वर्ग कुछ है नहीं, जातियां तो है उनमें, ये जातियां तो भारतीयता का प्रभाव है जी। तो अनटचेबिलिटी जैसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर अनटचेबिलिटी है तो फिर वो काहेगा इस्लाम है जी। भारत के संदर्भ में जो बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय, वहाँ ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और मैं आपकी इस बात को डिनाई करता हूँ कि रिजर्वेशन की आवश्यकता, रिजर्वेशन की बड़ी अभी आवश्यकता है। समाज का बड़ा तबका अभी भी मुख्य धारा से वंचित है, वो जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आवश्यकता नहीं, मैं कह रहा हूँ आवश्यकता है, लेकिन आप यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग पीछे छूट गए हैं, तो उन तक ये रिजर्वेशन कैसे पहुंचे? रिव्यू तो हो, कम से कम रिव्यू भी हो, सुधार हो, और जो वंचित है उनको हक मिले। जी सर, अपन फिर एक बार बीकानेर पे लौटते हैं। बीकानेर शैक्षिक राजधानी की आपने बात की। बीकानेर आज से 100 साल पीछे जाते हैं तो देश का सबसे प्रगतिशील राज्य कहा जाता था महाराजा गंगा सिंह के समय में। पहली रेलवे लाइन आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, अब दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ था, पीबीएम हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल जिसे कहा जाता है। अब राजस्थान के तमाम संभाग मुख्यालयों पर नजर डालें तो बीकानेर को लोग एशिया का सबसे बड़ा गांव कहते हैं। मतलब क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया बीकानेर का? देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बात कहूँ तो बीकानेर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसलिए दोषी है, उन्होंने इस शहर को मार दिया। 60-70 सालों में कंपेयर कीजिए आप जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से, कोटा से, पिछले 4 साल में कोटा में 5000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं और बीकानेर में 500 करोड़ के काम ही नहीं हुए। तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि बीकानेर की पिछले 60-70 साल की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही, उसने इस शहर के विकास पे, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस शहर के एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। अब मतलब मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम जोधपुर को देखते हैं, अजमेर को देखते हैं, कोटा को देखते हैं, हमारे शहर की स्थिति को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा फर्क इन सब के बीच में है। और उसकी राजनीतिक लीडरशिप जो भी रही, वो सबसे बड़ी दोषी तो मैं उसको मानता हूँ। दूसरा, जनता भी उतनी, हम आम नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि हमने कभी इस बात पे विचार नहीं किया कि हमारी जो लीडरशिप है जिसको हम वोट डाल रहे हैं उसका विजन क्या है, वो इस शहर के बारे में। वो तो सर आपने पहले ही बता दिया कि यूनिवर्सिटी आपको कई दशकों बाद मिली, तो जब शिक्षा ही नहीं थी तो लोग कैसे जागरूक होंगे? प्रदीप जी, मैं ये बात मेरे भाषणों में और बीकानेर में घूमते हुए सब बातें कहता हूँ जी, कि आप दुनिया को देखिए, सिंगापुर को किसी ने बनाया, हांगकांग को किसी ने बनाया, अभी मैं अरब देशों में गया, मैंने दोहा को देखा, कतर शहर को देखा। तो कोई नहीं कोई, जब तक विजनरी लीडरशिप नहीं आती तब तक, जब तक हम सोचेंगे नहीं, बीकानेर सिंगापुर क्यों नहीं हो सकता, बीकानेर हांगकांग क्यों नहीं हो सकता, बीकानेर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, बीकानेर दुनिया का विकसित शहरों में से खड़ा क्यों नहीं हो सकता। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ मिनरल्स है, हमारे यहाँ खेती है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ उपजाऊ जमीन है। और बीकानेर के लोगों ने अपनी मेधा का, अपनी बुद्धि का, अपने पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। हमारे यहाँ के जो नए व्यापारी लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, डी मार्ट हम नाम सुनते हैं, डी मार्ट हमारे शहर से गए, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, बड़े से बड़े महकमों में, व्यापार में बीकानेर लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। तो ये सब चीजें हम बीकानेर क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि कोई विजनरी पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी रही नहीं जिन्होंने इस पे कभी विचार किया है। और नए दौर में मैं अपने सब साथियों के साथ इस बात को कहता भी हूँ, बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि बीकानेर को सिंगापुर बनाने के लिए, बीकानेर को हांगकांग बनाने के लिए, बीकानेर को दुनिया का विकसित शहर बनाने का सपना हम लोग क्यों नहीं सोच सकते, क्यों नहीं दे सकते, और उस दिशा में काम क्यों नहीं कर सकते? सर, आप विजनरी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो यूथ जो लीडरशिप आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की एनएसयूआई वाली धारा से हो या बीजेपी की एबीवीपी से, मुझे पता है आप एबीवीपी को तो डिनाई करोगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुद्दों की राजनीति या एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, जैसे आप कह रहे हो कि बीकानेर विकसित होना चाहिए, तो उस स्तर की राजनीति ही खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ आप युवा हृदय सम्राट, जन्मदिन, भाई साहब को धोख, या यही चल रहा है। तो क्या आप ये देखिए कि मुद्दों को लेके लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ लड़ जाते थे। ये जो प्रदर्शन हुए आपके जैसे लोगों ने किया, अपनी सरकार के खिलाफ भी किए होंगे, कई लोग बैठे होंगे। तो मुद्दा इंपॉर्टेंट था, पब्लिक इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब पार्टी इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। क्या हुआ कि एक तो फ्रीडम मूवमेंट के बाद में यूथ लीडरशिप आई, तो उनका एक
बहुत त्याग वो था, बलिदान था, तब जाके कहीं देश को आज़ादी मिली और उनकी मॉरल हाइट्स बहुत बड़ी थी जी। उसके बाद में देश में फिर जेपी मूवमेंट हो गया, तो एक बड़ी लीडरशिप देश में जो आज है, स्थापित है, वो लोग वो सब जेपी मूवमेंट से निकल के आए, तो आंदोलन से निकल के आए। फिर जेपी मूवमेंट के बाद में और अब तक के टाइम में कोई देश में ऐसा कोई एक बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं। दूसरा, इन सालों में पॉलिटिक्स बिल्कुल प्रोफेशनली उसमें वो चली गई है, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है। और जैसे मैं मेरे शहर में कहता हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ही खत्म हो गए जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे हमारे शहर में मानिक चंद सुराणा थे, मक्खन जोशी थे, जो जिनको देख के कोई सीखता कि हम राजनीति किस लिए करें। जैसे मैं मेरा कहता हूँ, तो मेरा जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ ऐसे सब लोगों के सानिध्य से, उनकी प्रेरणा से हुआ, उनके साथ रहने का, सीखने का मौका मिला। हमारे नई दौर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है वो तो एनआईटी पढ़ती है, बिल्कुल वो अखबार में एडिटोरियल ही नहीं पढ़ते। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि चाहे वो नए दौर के जितने भी पॉलिटिकल काम मिल रहे हैं और पूरा वर्चुअल लीडरशिप हो गई है। मतलब मैं काम नहीं करूंगा लेकिन मैं उस पे ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और मेरा काम खत्म हो गया, मैंने फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल दी, मेरा काम खत्म हो गया। दूसरा, ट्रेनिंग्स नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में। जो भी नई पीढ़ी है, युवा संगठन है, उनमें यहाँ ट्रेनिंग है ही नहीं, तो कैसे सीखे? एक तो आइडियल्स खत्म हो गए, पॉलिटिकल जो हीरो हैं वो दिखते नहीं। मतलब आसपास का जो आपका है जिले लेवल की राजनीति करने वालों को, वो किससे प्रेरणा क्या ले, किससे सीखे? और एक बड़ा संकट समाज में हो गया है कि भूमाफिया लोग राजनीति में आ गए, शराब माफिया आ गए, पैसों के प्रभाव से लोग आ गए, सट्टे खोरी वाले लोग आ गए, जो क्रिकेट खेलते हैं, अपराधियों का हीरोइज्म हो गया, वो सब लोग आ गए। तो फिर जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो तो यही सब देख रही है, तो ठीक है, वो उसके लिए एक वैक्यूम खड़ा हो गया अच्छे लोगों का, वही है जी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को इस पे सोचना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ विद्यार्थी परिषद में तो फिर भी वैचारिक स्तर पे बहुत काम होता है। वामपंथी संगठन तो लगभग खत्म ही हो गए, उनके यहाँ काम होता था, लेकिन उनका बेड़ा गर्क हो गया। कांग्रेस में इस तरह का समाजवादियों में बड़ा काम मैंने कहीं सुना था, मुझे किसी ने बताया कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तो वो अपने भुवनेश्वरी के आश्रम के अंदर क्लासेस लिया करते थे, वहाँ जेएनयू के डीयू के स्टूडेंट आते थे, वो उनको पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, तो वो तो खत्म हो गया दौर। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के तो विचार परिवार में कहीं ना कहीं इस पे काम होता है। लेकिन ये बड़ा संकट है समाज में कि जो नई पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है, यूथ जो आ रहा है, वो विचार पे, मुद्दों पे उसकी न तो समझ है, न उसकी जागरूकता है। अच्छा, जब आपकी समझ ही नहीं है विचार पे, मैं जब भी छात्र संघों के कार्यक्रमों में जाता हूँ तो मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि पूरे देश में कहीं घटना हो रही है, बेंगलोर में कोई घटना हुई, दिल्ली में कोई घटना हुई, हरियाणा में कोई घटना हुई, वेस्ट बंगाल में घटना हुई, तो उसमें मेरा कोई, मैं किसी कंक्लूजन पे तो पहुंचना चाहिए, मेरा कोई विचार तो होना चाहिए कि ये गलत हुई, सही हुई, और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहां मैं उसका प्रतिकार कैसे कर सकता हूँ। गलत हुई है तो, अच्छा हुआ तो उसका मैं समर्थन कैसे कर सकता हूँ। ये एक बड़ी कमी समाज में और पॉलिटिकल क्लास में आई है। उस पर सारे राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल पोचे लोग आ गए तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब फॉलोवर्स चाहिए, फॉलोवर्स बन रहे हैं लोग, मतलब विचारक नहीं, वर्चुअल फॉलोवर हो रहे हैं, एक्चुअल फॉलोइंग भी नहीं है। मतलब वो ट्वीट करने से समाज में थोड़ी बदलाव आएगा। जी जी। जब तक आप सड़क पे खड़े नहीं होगे, मुद्दों पे लड़ोगे नहीं, वंचित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित के आदमी के साथ आप तकलीफ में उसके खड़े नहीं होते हो। कोरोना जैसी बड़ी महामारी आई, आपने देखा जो वर्चुअल पॉलिटिक्स करने वाले वर्चुअली कर रहे थे, एक्चुअल में कोई जमीन पे किसी का काम नहीं था। तो जो लोग ऐसी स्थिति में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं, काम करने वाले लोग बहुत हैं, सड़क पर लड़ने वाले लोग बहुत हैं, मुद्दों पे काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के प्लेटफॉर्म पे उनको स्पेस में कमी आई है, मिलना ही चाहिए। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी में काम कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा, आप गांधी पे रिसर्च क्यों किया फिर आपने? देखिए, गांधी इस देश की आत्मा है जी, और ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि संघ और गांधी में डिफरेंसेस हैं। गांधी जिस ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जिस गांधी के और संघ के आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक नीतियां हैं, वो गांधी की आर्थिक नीतियां हैं। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबरशिप लेते समय जिन पंच निष्ठाओं का पालन करने की बात कही जाती है, उसमें गांधी की आर्थिक नीतियों में हमारी सहमति है। तो गांधी को डिनाई करके भारत को डिनाई करने जैसी स्थिति होती है। और मैं तो संघीय कार्यक्रमों में जाता हूँ, गांधी पे बात भी रखता हूँ, गांधी के विचारों पे बात होती है। और जिस विषय पे मैंने पीएचडी की, गांधी इज पॉलिटिक्स थ्रू सोशल रिफॉर्म। देश में नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सामाजिक परिवर्तन के जरिए ही
राजनीति कर रहे हैं। जी। गांधी ने भी यही की। उनके हर काम से कोई वोट पैदा नहीं होता था, लेकिन सामाजिक परिवर्तन बड़े बड़े स्तर पे उन्होंने जो काम किया, स्वच्छता का जो उन्होंने मिशन लिया, अनटचेबिलिटी, ग्राम स्वराज की बात की, खास के बाद में अब्दुल कलाम ने उस पर पूरा नाम की एक किताब लिखी है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। तो शहर भारी हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। गांधी ये नहीं चाहते थे कि व्यवस्थाएं गांवों तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं कि गांवों का शहर की तरफ पलायन रुके जी, तो ये जो जब तक शहर में लघु उद्योग विकसित नहीं होंगे, शहर के गांव के लोग गांव में रोजगार नहीं करेंगे, मुद्रा योजनाओं के माध्यम से हजारों नए एंटरप्रेन्योर गांव में खड़े हुए हैं, एक बड़ा बदलाव आया है, स्वच्छता का बड़ा बदलाव आया है, अनटचेबिलिटी मोटा मोटी समाज में खत्म होने की कगार पे आ गई है। और इस तरह के जो भी परिवर्तन, महिला शिक्षा पे गांधी का बड़ा नजरिया था, सोच थी, तो वो भी समाज कहीं ना कहीं महिलाएं भी बराबरी के उस पे आ रही हैं। तो मेरा जो रिसर्च का टॉपिक रहा वो मोटा मोटी उस दिशा में, अगर इस देश में कोई नई लीडरशिप काम कर रही है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सब काम हो रहे हैं जो गांधी सोचते थे, गांधी लिखते थे, गांधी विचार करते थे। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की और आपने ये चिंता जताई कि मौजूदा जो राजनीति है उसमें मुद्दे और विषय की बजाय वर्चुअल दुनिया हावी हो रही हैं। तमाम पहलुओं पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत साहब आपका। और हम फिर रूबरू होंगे, कभी बीकानेर आएंगे तो आपसे मिलेंगे, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इसी तरह के खास, रोचक और जानकारी से जुड़े विशेष व्यक्तित्वों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।